गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में आपसे बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में पीरियोडिसिटी कैसे होती है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें मैंने शुरू किया था पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है एटॉमिक साइज़ के बारे में कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, एटॉमिक साइज़ में कैसे वेरिएशन होता है, एटॉमिक साइज़ का क्या इम्पैक्ट होता है उसके प्रॉपर्टीज पर, इस पर बात कर चुके हैं। आज दूसरी प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आपने पीरियोडिक टेबल को समझना है, एलिमेंट्स के बिहेवियर को समझना है, तो इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को बहुत ही अच्छे से अप्रोप्रिएट तरीके से आपको समझना होगा, सीखना होगा, कंसेप्ट डेवलप करना होगा अपने अंदर, क्योंकि सवाल क्या पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई नहीं जानता है। अगर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट है, आपको इसका फंडामेंटल एकदम क्लियर है, तो आप अपनी इंटेलिजेंसिया के आधार पर उसका जवाब बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं आज आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। खूब डिटेल में समझेंगे इसको, लेकिन डिटेल में समझने के लिए हमारे पास फिर से रिस्ट्रिक्शन वही है कि आप अभी जिस स्टैंडर्ड में है, क्लास 10 में है, वहाँ हम बहुत ही डेप्थ में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप समझेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए क्वांटम मैकेनिकल बैकग्राउंड चाहिए। तो क्वांटम मैकेनिकल बैकग्राउंड फिर साइंस जब आप पढ़ेंगे 11th में जाके, वहाँ केमिस्ट्री में आपके सामने आएगा, क्वांटम मैकेनिकल बैकग्राउंड आपका होगा, और उसके बाद हम इसको खूब अच्छे से मैथमेटिकली समझ सकेंगे। खैर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ एक टर्म आया आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन का मीनिंग होता है टू मेक आयन, टू मेक आयंस, आयंस बनाना। तो आयंस कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस से। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब यहाँ हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम गैसियस स्टेट में हो और इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, सोडियम प्लस गैस बनाना चाहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर किसी आदमी से 1 रुपया आपको छीनना है, 1 रुपया उसके पॉकेट से निकलवाना है, तो आपको बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी, बड़ी खुशामद करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ से हाथापाई करना हो, अगर पैसा उसे छीनना है तो यहाँ भी एक एटम से हम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वह एनर्जी कहलाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर जो एनर्जी हुआ, ये मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एच आई, ये स्टार दे देते हैं, ये आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। ये 496 किलो जूल मोल इन्वर्स होता है। ये डाटा मुझे याद था, मैंने लिख दिया, और यही है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी का तीसरा नाम भी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसके ये तीनों नाम हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ, मैं एक बार आपसे कह देता हूँ कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ an isolated gaseous atom is known as the ionization potential। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the outermost cell of
an isolated gaseous atom is known as ionization potential. यह डेफिनेशन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखिए मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया यहाँ आइसोलेटेड का मतलब होता अकेला और गैसियस का मतलब गैस, तो दोनों इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा। अगर हम से केवल आइसोलेटेड भी कह देते हैं तो सही होगा, क्योंकि कोई भी आइसोलेटेड एटम कभी सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता है। एक आइसोलेटेड एटम हमेशा गैसियस स्टेट में ही रहता है। तो हम यहाँ केवल आइसोलेटेड का भी इस्तेमाल करें तो काम हमारा चल जाएगा। तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में सपोज कीजिए कि हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा तो यहाँ नियन लिख दीजिए, मैंने सिखाया हुआ है आपको, और उसके बाद 3s2। इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते तो मैग्नीशियम गैस, इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लीजिए, तो Mg+ एक इलेक्ट्रॉन हो। इसके लिए जो एनर्जी खर्च होगा इसको कहा जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन अब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे वो तो प्लस में से निकालना होगा, तो अब ये Mg++ होगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इसके लिए जो एनर्जी खर्च होगा हम उसको कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वैसे ही थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फोर्थ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो किस में से निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, प्लस में से। और आप समझ रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रांगली अपनी ओर खींच के रखेगा, बहुत ही जोर से पकड़ा होगा उसको। इसलिए हम ये कहेंगे कि सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। सेकेंड आईपी फर्स्ट आईपी से बड़ा होगा, थर्ड आईपी सेकेंड आईपी से बड़ा होगा। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा, सेकेंड में जाइएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसे ही आप जनरल एग्जांपल समझिए ना, किसी आदमी के पास 2 रुपये हैं और उससे आपने 1 रुपया छीन लिया, ठीक है, आसानी से छीन लिया, लेकिन जब आप दूसरा रुपया छीनने जाएंगे तो वो अपनी जान की बाजी लगा देगा, क्योंकि अब उसके पास दूसरा पैसा बचना ही नहीं है। वो आप छीन लेंगे तो उसका पैसा समाप्त हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने चले हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में फिर से और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये समझ लेना है हमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, तो देखिए हमें करना क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को भी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो इसको निकालने में कौन कौन सा बाधा उत्पन्न हो सकता है। तो उसमें से पहला है एटॉमिक साइज। तो सपोज कीजिए कि एक एटम है ये जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, और दूसरा एक एटम है ये वाला जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर मेरे पास एक एक्सप्रेशन भी है कि वो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो बराबर है 2.18 × 10⁻18/n² जूल। मतलब सेल नंबर अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम लगेगा, सेल अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम लगेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो इसका अट्रैक्शन कम होगा, इसमें डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसको बहुत स्ट्रांगली पकड़े हुआ इलेक्ट्रॉन को, तो उसको छुड़ाने के लिए, उसको फ्री करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एक स्मॉलर एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है एक बिगर एटम के मुकाबले। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए स्मॉलर एटम
हैज हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक छोटे एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इनका वैल्यू उसके लिए कम होगा। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं आप, वो इलेक्ट्रॉन किसके इन्फ्लुएंस में है? इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, और वो उसको अपनी ओर खींचे हुआ है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, और अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर इज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, difficult is removal of electron and hence higher is IP, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। और तीसरा है स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रिलेटिव स्टेबिलिटी। जैसे अगर आप बात करते हैं मैग्नीज का, मैग्नीज की बात नहीं करते हैं, नाइट्रोजन की बात कीजिए ना। नाइट्रोजन का अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए बराबर बराबर भरा हुआ है, हाफ फिल्ड है। और अगर ऑक्सीजन की बात आप करते हैं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, और ये मोर देन हाफ फिल्ड है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो उसके हाफ फिल्ड को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा इसके मुकाबले, तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा इसके मुकाबले। तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी यहाँ रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। तो मैंने ये 3 फैक्टर्स आपके सामने रखे हैं। ये तीनों फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल को। अब इसका वेरिएशन हमें देखना है कि इनमें कैसे वेरिएशन होगा। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो, टॉप टू बॉटम आएंगे तो कैसे वेरिएशन होगा, हमें ये समझ लेना है। तो चलिए वो समझते हैं। वेरिएशन इन IP, वेरिएशन इन IP इन पीरियड। हम अगर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएं तो कैसे वेरिएशन होगा ये समझना चाहते हैं। तो देखो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियन, जब ये सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं, ये सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं, जब लेफ़्ट टू राइट आप बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। तो जब एटॉमिक साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, IP इंक्रीजेज, IP बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, removal of electrons becomes difficult। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा। जब लेफ़्ट टू राइट में मूव करेंगे हम एक पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल होता जाएगा, रिएक्टिविटी घटती जाएगी, मेटालिक कैरेक्टर भी घटता जाएगा। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, और वो मैंने बोर्ड पे पहले ही लिखा हुआ है। एक्सेप्शन क्या है ये समझ लीजिए कि नाइट्रोजन इज बिगर देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बड़ा है साइज में, बट IP of nitrogen is greater than IP of oxygen। और उसका कारण मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और उसका कारण आपको क्या कहना है? ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैं यहाँ ये सारे में लिख देता हूँ, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी अधिक होती है मोर देन हाफ फील्ड के मुकाबले, इसलिए ये एक्सेप्शन यहाँ अराइज हुआ है। तो आपने समझ लिया ना कि पीरियड में कैसे वैरी करेगा, और ग्रुप में भी देख लेते हैं। वेरिएशन इन ग्रुप में कैसे वेरी करेगा। तो फर्स्ट ग्रुप की बात कीजिए ना, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रांसियम है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीजेज, सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज, IP घटेगा। इसका मतलब हुआ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स ईजियर। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो आसान होता जाएगा। इसका मतलब है कि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? ये फ्रांसियम। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो कहा भी जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो कहते हैं फ्रांसियम। लेकिन चूंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो वहाँ दो बातें आती हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, सीधे सवाल पूछा जाए, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द वर्ल्ड, तो कहिएगा फ्रांसियम। अगर आपसे सवाल पूछा जाए विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स अमंग्स द स्टेबल एलिमेंट्स, तो स्टेबल एलिमेंट्स में सीजियम, क्योंकि फ्रांसियम का न्यूक्लियस बहुत अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है, तो सीजियम उसका जवाब होगा। सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द वर्ल्ड। तो ये हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी हम कैसे डिसाइड करेंगे। फिर लेफ़्ट टू राइट जाइएगा तो रिएक्टिविटी जो है वो घटती जाएगी, मेटल की रिएक्टिविटी, और टॉप टू बॉटम आइएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। और ऐसे ही बहुत सारी बातें समझने लगते हैं कि सिंस मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम बढ़ेगी, इसका मतलब है कि मेटेलिक कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। ये सारी की सारी बातें हम बड़ा आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान हो जाता है ये सारा का सारा कंसेप्ट। तो आज मैंने आपको सिखाया है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, और उनका वेरिएशन कैसे होता है ग्रुप में और पीरियड में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा भी लगेगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो ये एकदम गारंटी है कि 10th लेवल के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका कोई सवाल छूटेगा नहीं। और आप इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको जब अगर आप 12th में 11th में साइंस लेते हैं तो वहाँ बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आपका बेसिक एकदम क्लियर है और वहाँ आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए
फिर अगले वीडियो में हमसे मुलाकात होगी आपकी, और वहाँ उस मुलाकात में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं किसी भी एटम में तब क्या होता है, उसको अफेक्टेबल फैक्टर्स कौन से हैं, वो कैसे वेरी करता है, इन सारी बातों पे, इन सारी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। फिर से अब एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपने देखा है और आपको अच्छा लगे तो लाइक देना ना भूलें। आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आप सब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।